हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन में। कोविड-19 के सिचुएशन के वजह से इन दिनों भारत और चाइना के बीच तनाव का वातावरण है। इस सिचुएशन में इंडिया चाइना और उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने में लगी हुई है। फिर भी इंडिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है उसको इंडिया कभी भी मैच नहीं कर सकता। बहुत सारे वस्तु पर टैग, लेबल और स्टिकर से घोषणा की जाती है कि वे मेड इन चाइना है। इस वजह से ये समझ में आता है कि पश्चिमी लोग आश्चर्यचकित क्यों होते हैं कि चीन में सब कुछ क्यों बनाया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि चीनी वस्तु की इतनी डिमांड बहुत चीप चीनी लेबर है जो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है, लेकिन इसके मुकाबले बहुत कुछ है। अपने लो लेबर कॉस्ट के अलावा चीन को अपने स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम, लैक ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, लो टैक्सेस एंड ड्यूटीज और कम्पिटिटिव करेंसी प्रैक्टिसेस के कारण दुनिया का कारखाना यानी वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन स्टैटिक डिवीजन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार चीन ने 2018 में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 28% हिस्सा लिया है। इससे चाइना संयुक्त राज्य अमेरिका के 10% से अधिक अंक प्राप्त करता है, जो चीन के आगे निकलने तक दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हुआ करता था। चाइना को मास्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरर ये 5 तरीकों के वजह से जाना जाता है, जिसके वजह से उनके प्रोडक्ट्स की मांग बहुत है। पहला है कम वेतन यानी लो वेजेस। चीन लगभग 1.39 बिलियन लोगों का घर है, जो इस दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सप्लाई और डिमांड का कानून हमें बताता है कि चूंकि श्रमिकों की सप्लाई कम वेतन वाले श्रमिकों की मांग से अधिक है, इसलिए मजदूरी कम रहती है। इसके अलावा 20वीं सदी तक चीन के ज़्यादातर लोग ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास या गरीब तब थे जब इंटरनल माइग्रेशन ने देश के ग्रामीण शहरी वितरण को उल्टा कर दिया था। औद्योगिक शहरों के ये अप्रवासी कम मजदूरी के लिए कई शिफ्टों में काम करने को तैयार रहते थे। यहाँ तक कि चाइना ने कभी भी चाइल्ड लेबर के लॉ को नहीं माना और इसके वजह से उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति की। चीन में विशाल लेबर पूल, बल्क में उत्पादन करने, किसी भी मौसमी उद्योग की आवश्यकता को समायोजित करने और यहाँ तक कि मांग अनुसूची में अचानक वृद्धि को पूरा करने में मदद करता है। दूसरा है व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र यानी बिजनेस इकोसिस्टम। औद्योगिक उत्पादन आइसोलेशन में नहीं होता है, बल्कि वो निर्माताओं, वितरकों, सरकारी एजेंसियों और ग्राहकों के नेटवर्क पर निर्भर करता है, जो प्रतिस्पर्धा और सहयोग के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चीन में व्यापार बिजनेस इकोसिस्टम पिछले 30 वर्षों में काफ़ी विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए शेंजन दक्षिण पूर्व में हांगकांग की सीमा वाले एक शहर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यह घटक निर्माताओं, कम लागत वाले श्रमिकों, एक तकनीकी कार्यबल, असेंबली सप्लायर्स और ग्राहकों सहित विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करने के लिए एक बिजनेस इकोसिस्टम की खेती की है। एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियां लागत कम और मार्जिन उच्च रखने के लिए चीन की आपूर्ति श्रृंखला क्षमता का लाभ उठाती है। तीसरा है कम अनुपालन यानी लोअर कंप्लायंस। पश्चिम में निर्माताओं से बाल श्रम, इनवॉलंटरी श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों, मजदूरी कानूनों और पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में कुछ बुनियादी दिशा निर्देश का पालन करने की उम्मीद की जाती है। चीनी कारखाने इनमें से अधिकांश कानूनों और दिशा निर्देशों को पालन नहीं करने के लिए जाने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से चीनी कारखानों ने बाल श्रम को नियोजित किया है, लंबे समय तक काम किया है और श्रमिकों को मुआवजा बीमा प्रदान नहीं किया है। कुछ कारखानों में ऐसी नीतियां भी है जहां श्रमिकों को साल में एक बार भुगतान किया जाता है। बढ़ती आलोचना का सामना करते हुए चीनी सरकार ने सुधारों को संस्थान बनाने का दावा किया है, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उचित मुआवजे के लिए प्रदान करते हैं। हालांकि कई उद्योगों में नियमों का अनुपालन कम है और परिवर्तन धीमा है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण कानूनों को नियमित रूप से अनदेखा किया जाता है, जिससे चीनी कारखाने वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट में कटौती कर सकते हैं।
चौथा है कर और शुल्क यानी टैक्सेस एंड ड्यूटीज। निर्यात कर वस्तुओं पर दोहरे कराधान को समाप्त करके अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा 1985 में निर्यात कर छूट नीति शुरू की गई थी। निर्यात किए गए माल 0% मूल्यवर्धित कर यानी वैट के अधीन थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें वैट में छूट या छूट की नीति मिली थी। इसके अलावा चीन के उपभोक्ता उत्पादों को किसी भी आयात कर से छूट दी गई थी। इन कम कर दरों ने उत्पादन की लागत को कम रखने में मदद की, जिससे देश को कम लागत वाले सामान का उत्पादन करने वाले इन्वेस्टर्स और कंपनियों को आकर्षित करने में सक्षम बनाया गया। पांचवा है मुद्रा यानी करेंसी। चीन पर यूएस प्रतियोगियों द्वारा उत्पादित समान सामान के खिलाफ अपने निर्यात के लिए बढ़त प्रदान करने के लिए युआन के मूल्य को कृत्रिम रूप से निराशाजनक करने का आरोप लगाया गया है। चीन डॉलर खरीदने और युआन बेचकर युआन की प्रशंसा पर एक नज़र रखता है। 2005 के अंत में युआन का डॉलर के मुकाबले 30% से कम मूल्यांकन किया गया था। हालांकि यह प्रवृत्ति उलट गई और युआन जून 2018 में डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया, जब अमेरिकी ने चीन सामानों पर टैरिफ लगाया। 8 अगस्त 2019 को चीन के केंद्रीय बैंक ने युआन को प्रति डॉलर 7.02 पर गिरा दिया, जो अप्रैल 2008 के बाद से सबसे कमजोर स्तर है। कमजोर युआन चीनी निर्यात को अधिक आकर्षक बनाता है और इसे अमेरिका के साथ अपने व्यापार युद्ध के लिए चीन की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। चीप लेबर एक ऐसा फैक्टर है जिसने मेड इन चाइना इस लेबल को अभी तक पूरे देश में जिंदा रखा है और लोग चाइना प्रोडक्ट्स की खरीदी करते हैं। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कम श्रम लागत से अधिक का समय लेगा ताकि एक व्यापारिक बिजनेस इकोसिस्टम स्थापित किया जा सके जो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। आने वाले कुछ समय के लिए चीन अपनी कम उत्पादन लागत, विशाल श्रम पूल, विशाल प्रतिभा आधार और व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ विश्व कारखाना होगा। गाइस, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन चैनल आपको कोई गलत या वायरल बात नहीं बताता, इसलिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।